कमाल का लॉ है कूलम्ब्स लॉ। आज इसी कमाल के लॉ की बात हम लोग करेंगे। इस पे कुछ कही और अनकही चर्चाएं करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही बात क्लियर करता है कि कूलम्ब्स लॉ कहीं और भी हो सकता है। 1785 में चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने, जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, चार्ज के बीच की फोर्स की बात की। ऐसे इनके पहले भी दो साइंटिस्ट जो काफ़ी फेमस हैं, एक प्रिस्टले जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, दूसरे कैवेंडिश जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। और कैवेंडिश वही नाम है जिन्होंने एक और काम किया था, ये कैपिटल जी का वैल्यू निकाला था। याद होगा जब आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर जो लॉ आपके सामने आया था वो कुछ ऐसा था बाय आर स्क्वायर, और इसको हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोले थे। तो इस लॉ में जी का वैल्यू की बात करें, वो न्यूटन ने कैलकुलेट नहीं किया था, हाँ वही कैवेंडिश। और उन कैवेंडिश ने किया कैसे था, तो वहाँ पर एक बात आई थी टॉर्सनल बैलेंस की। यहाँ भी बात वहाँ टॉर्सनल बैलेंस की है। टॉर्सनल बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल फोर्सेस को मेजर करता है, ठीक है। तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब की बात हो रही थी। 1785 में इन्होंने चार्ज के बीच के फोर्स को निकाला, और इनका स्टेटमेंट जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपको याद भी रखना है, बिल्कुल मिलता जुलता स्टेटमेंट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। बस यहाँ पर आप दो मासेस की बात करते थे, है ना, एक मास m1, दूसरा मास m2। आज आप जो बात करेंगे वो बेसिकली दो पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, और उसके बीच चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। एक चार्ज q1, दूसरा चार्ज q2। तो स्टेटमेंट का पहला पार्ट जो मैथमेटिकली बोल रहा है, उसको आप लिखना चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में लिख सकते हैं, और लिख करके देख भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ मालूम है कि ये दोनों तरह के होते हैं, अट्रैक्टिव भी होंगे, रिपल्सिव भी होंगे। प्रोपोर्शनल टू q1 q2, है ना, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू m1 m2 था। और इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन आपने सेंटर टू सेंटर लिया था, वो r लिया था। यहाँ पर भी हम लोगों को सेपरेशन जो लेना है ना, दो चार्जेस के बीच में, और यहाँ टर्म हम सेंटर टू सेंटर नहीं लिख रहे हैं, नहीं मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तो बात ही कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। चलिए कंबाइन कर लें इसको। तो कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो देख लीजिए। कंबाइनिंग वी गेट f प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r²। और बात आती है कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने की। तो जब भी आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, एक कांस्टेंट लाया, यहाँ पर कांस्टेंट कैपिटल G आया, और यहाँ पर कांस्टेंट K आया। K जो कांस्टेंट है, डिनोट हम K से नहीं करके अभी एक नए टर्म से करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे बाद में बताते हैं। वो पूरा फैक्टर ही लिख लेते हैं 1/4πε0, है ना। जहाँ पर हमें वैल्यूज याद रखने होंगे किसके, है ना, तो 1/4πε0। इसका वैल्यू याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने कूलम्ब्स लॉ को न्यूटन्स लॉ से कंपेयर करके इसलिए बताया कि ये आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगे, पहले से जाना पहचाना परिचित लगे। लग भी रहा होगा सिमिलर लॉ हो गए, बस कांस्टेंट का डिफरेंस है। हाँ, मास यहाँ था, वहाँ चार्ज q1 q2 हो गया। खैर, वो चार्ज के बीच का फोर्स है, तो वहाँ पर नोटेशन चार्ज का आना ही चाहिए था। ये मास के बीच का फोर्स है। अब रही बात, यहाँ पर आपने कैपिटल G का वैल्यू याद होगा, लिखा होगा, है ना।
सबको याद होगा, एक बार देख लीजिएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये तो पहले का फैक्टर था। और साथ ही साथ यूनिट भी आपने लिखा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, यहाँ भी ये कांस्टेंट मैंने बोला ना, जी जैसे आया था वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया हुआ है। तो यहाँ भी ये कांस्टेंट जो होगा, इसके वैल्यू की बात करेंगे तो 9 इंटू 10⁹। अब देखिए, न्यूटन के जगह पर न्यूटन ही रहेगा, मीटर यहाँ भी मीटर रहेगा, लेकिन केजी मास के लिए था, तो ऑब्वियस है मास के बदले में आप क्या है, चार्ज है, तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये भी वैल्यू की बात करें, ये जो आप वैल्यू लिख रहे हैं ये इन एसआई है, और सबको याद होगा अगर सीजीएस में लिखा होगा तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 है ना, फोर्स के लिए डाइन, मीटर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और केजी के जगह पर ग्राम स्क्वायर लिखते थे। इसी तरह से अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को भी हम सीजीएस में लिखें, ये तो वैल्यू आपका किस में है, एसआई में है। ओके, सीजीएस में लिखना चाहेंगे तो वैल्यू बड़ा सिंपल आएगा, 1 न्यूटन के जगह पर यहाँ भी डाइन, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और चार्ज के जगह पर ESU या स्टेट कूलम भी कहते हैं का स्क्वायर, ये इन CGS हो गया, याद रखिएगा। ओके, ये कांस्टेंट के वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, कभी आपको SI में ज़रूरत पड़ेगा, कभी CGS में। तो मैंने जैसा कि बताया कि ये कूलम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेसिक लॉ, सबसे पहला लॉ है। स्टेटमेंट अक्सर आपको पूछ लिया जाता है क्लासेस में, एग्जामिनेशंस में, कभी कभी प्रैक्टिकल के भाइवा में भी, इसलिए भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। रही बात यहाँ पर एक और चीज़ कि मज़ेदार वाक़या है, कूलम्स को ये पता नहीं था कि किस बॉडी पे कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ही पता नहीं था, और उसके बावजूद भी ये फोर्स का लॉ दे दिया। अब उन्होंने कैसे दिया, तो एनसीईआरटी में पूरी कहानी लिखी हुई है। उन्होंने बोला कि 2 बॉडी जैसा वहाँ लिया हुआ है उसको ले लिया, एक डिस्टेंस पे रखने के बाद ओके, टॉर्सनल बैलेंस के हेल्प से फोर्सेस कैलकुलेट करते गए। जैसे कि फोर्स अगर इतना आया, मान लीजिए कि यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R जैसा कि दिया हुआ है, वैल्यू ये होगा। अब उन्होंने क्या किया कि एक दूसरा स्फीयर लिया, ठीक है, यहाँ पर कांटेक्ट में लाया, यहाँ पर भी, और इसको बाद में सेपरेट कर दिया। तो जब सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पर जो चार्ज रहेगा वो बेसिकली Q1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू कम हो गया। नेक्स्ट, चार्ज का वैल्यू कम होने से फोर्स भी कम होना चाहिए था। हाँ, तो फोर्स का जो डिक्रीमेंट था उनको मिल गया। कहाँ पर मिला, तो टॉर्सनल बैलेंस वाले एक्सपेरिमेंट में। तो टॉर्सनल बैलेंस वाले एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वो पता कर लिए कि किस केस में कितना फोर्स लग रहा है। ओके, एनीवे, अब इसके बाद जब उनको ये पता चल गया तो अब फिर से एक आइडेंटिकल स्फीयर लेकर के आए, और आइडेंटिकल स्फीयर लेकर के इसमें टच किया। तो टच करने के बाद से क्या होगा कि अब ये Q/2 चार्ज 2 पार्ट में बटेगा। अगर ये बात आपको क्लियर समझ में नहीं आ रही तो आप एक काम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, वहाँ समझाया हुआ है कि चार्ज की शेयरिंग किस तरह से होती है। तो अब अगर दूसरा बॉडी लेकर के आए तो ऑब्वियस है कि ये Q/4 हो जाएगा, फोर्सेस फर्दर डिक्रीज कर गए। हाँ, बिना मैग्नीट्यूड पता किए हुए ये कंपेयर किया जा सका कि किस केस में कितने फोर्स लगेंगे। ओके, इसके बाद की कहानी ऐसी है कि उन्होंने जो सेपरेशन था दोनों बॉडी के बीच उसको चेंज किया, सेपरेशन को कम करके यहाँ तक ले आए। मान लीजिए कि सेपरेशन R/2 हुआ, सेपरेशन के बदलने से फोर्स बदला, फोर्स बढ़ गया। तो ये सारा जो उनका एक्सपेरिमेंटल स्टडी था उस
एक्सपेरिमेंटल स्टडी को मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में लेकर के आए, मैथमेटिकल फार्मूला दे दिया उन्होंने, और ये फार्मूला आज के डेट में भी बहुत सही है। जब प्रिस्टले और हेनरी कैवेंडिश ने ट्राई किया था, उनके पास भी टॉर्सनल बैलेंस का मेजरमेंट था, जानते वो भी थे, लेकिन लॉ के फॉर्म में वो कंपाइल नहीं कर पाए, और फाइनल रिजल्ट ने कूलम्स को फेमस बना दिया। कूलम्स यहाँ तो फेमस हुए ही, सेम लॉ ये मैग्नेटिज्म में भी लेकर के गए, बस वहाँ अंतर यही था कि चार्ज के जगह पर उन्होंने पोल स्ट्रेंथ की बात की थी। तो कभी समय मिलेगा तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके, अभी एक टर्म यहाँ पर आप देख रहे होंगे, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा समझ लिया जाए। ये आपका टर्म है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें, बहुत समय आपको ज़रूरत पड़ेगी कि 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और जब न्यू यूनिट लिखने जा रहे हैं तो यहाँ जो यूनिट लिखा हुआ है ना, उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि मालूम है कि एप्सिलॉन को हम इधर ले आते, वैल्यू इधर आ जाता नीचे, तो वैसे केस में ये हो जाता क्या, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या है, ये समझना होगा। ऐसा है कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले को तो कंडक्टर बोल दिए, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया अपने से उसको इंसुलेटर बोल दिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, अच्छा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की अगर बात करें तो उसमें सबसे मेजर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। उसको अलाउ करना या अपोज करने की बात से परमिटिविटी बना है। परमिटिविटी वह क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का ट्रांसमिशन किस हद तक होगा, कितना ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ये रेजिस्टेंस की बात करता है, ऑब्स्ट्रक्शन की बात करता है, यानी परमिटिविटी किसी का सब ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का ट्रांसमिशन कम होगा। जैसे बात करें, हमारे पास दो एक्सट्रीम केस हैं, एक एयर या वैक्यूम की बात कर लें, दूसरा मेटल की बात कर लें। एयर या वैक्यूम के केस में परमिटिविटी अभी बात करेंगे बहुत ही कम होता है, यानी वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आसानी से ट्रांसमिट करते हैं, जबकि मेटल के केस में इनफाइनाइट होता है, वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को अपने से होकर के पास नहीं होने देते, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के अंदर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। खैर बातें और भी होंगी आगे बढ़ करके, तो ये परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक आपको जानना है। यहाँ आपको एक तो परमिटिविटी मिल गया। अच्छा, एक और होता है, अगर हम इसको एप्सिलॉन से डिनोट करें तो ये होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नहीं मीडियम का। अगर किसी भी मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम के केस में परमिटिविटी ये होगा। एक और टर्म होता है एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव, है ना, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी मीडियम का ही होता है, ये कंपैरिजन से बनता है। इन तीनों में रिलेशन आगे ज़रूरत है, इसलिए बता देते हैं। ऐसा है कि ये जो एप्सिलॉन आर जो है ना, ये बेसिकली एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो है। ओके, तो इसकी बात करेंगे तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के यूनिट कट जाएंगे, डायमेंशन लेस भी होगा। इसी से मिलता जुलता एक टर्म आपको फिर मिलेगा, वो भी यहाँ पर जब डिस्कशन हम कर ही रहे हैं तो कर लें। यहाँ पर मैं के लिखते लिखते
छोड़ दिया, के नहीं लिखा। के नहीं क्यों लिखा, ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म होता है और के जो कंफ्यूज करेगा आपको, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, नए नए टर्म आ रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके वैल्यूज डिफरेंट इंसुलेटर के लिए डिफरेंट होते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है डिस्कशन कभी बात में। जैसे माइका है, माइका के केस में इसकी वैल्यू 4 होती है। अगर हम वाटर की बात करें, प्योर वाटर, तो उसके केस में इसकी वैल्यू 81 या 80 के आसपास होती है। ये जो आपका अपसलन आर है और ये के दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होता है, याद रखिएगा। अपसलन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और साथ ही साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल होता है। ठीक है, वेल ये तो बातें हो गई आपको फोर्स कूलम्ब्स लॉ की। अभी तक आपने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख के रखा है, ध्यान रखिए, एप्सिलॉन नॉट लिख के रखा है। अगर यहाँ पर हमारा मीडियम जो होता, एप्सिलॉन नॉट बोलने का मतलब ही है या तो चार्जेज एयर को भी नियर टू वैक्यूम मान लेते हैं या वैक्यूम में रखा गया है। यहाँ दोनों चार्ज के लिए मीडियम या तो एयर या वैक्यूम है, उस केस में आपका फोर्स इतना। तो कभी ज़रूरत पड़े तो इसको आप एफ है ना, इन एयर भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट देख करके पहचान में आ जाएगा कि जो फोर्स आपने निकाला है वो एयर या वैक्यूम में है। अब अगर यहाँ पर मीडियम चेंज कर दें, मान लीजिए कि एयर के जगह पर है ना ऑयल ले लें, माइका ले लें, वाटर ले लें या अदर कोई भी मीडियम ले लें, ठीक है, तो वैसे हालत में क्या ये लॉ अप्लीकेबल, फार्मूला अप्लीकेबल होगा? इतना ही छोड़ देंगे? नहीं, इतना नहीं छोड़ेंगे। अब हमको क्या बात कहनी होगी, हमको इन एनी मीडियम की बात करनी पड़ेगी। और अभी बता रहे थे अगर आप एनी मीडियम की बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर एफ है ना, लिखना चाहें तो एम लिख लें, चाहें तो मीडियम लिख लें, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। जीरो मत लगाइएगा, नॉट मत लगाइएगा। एप्सिलॉन नॉट अगर लगा दिए तो वो आप एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं, यहाँ एप्सिलॉन ही रहने दीजिए। दोनों चार्जेज Q1 Q2 रहेगा R²। वेल बढ़िया। अभी एक काम करें, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे वाले रिलेशन में कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखना भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन। वैल्यूज अगर रख लें तब देयरफॉर अगर हमको F मीडियम में बात करनी है तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R जो दिख रहा है Q1 Q2 बाय R² लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और बदल करके भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हाँ के वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, और यही वजह था कि हम वहाँ के नहीं लिखे। ओके, तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा है। और इसी को थोड़ा सा सुधरे हुए केस में, बदले हुए केस में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर के को कवर कर लेते तब आपके पास जो रिलेशन होता, वहाँ जो रिलेशन दिख रहा है वही रिलेशन होता, यानी वो आपको एफ एयर डिवाइडेड बाय के हो जाता, या आप बोल सकते हैं एफ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R होता। ये किसी भी मीडियम का फोर्स, ठीक है, एफ इन एनी मीडियम, मतलब यहाँ मीडियम टू मीडियम फोर्स डिफर करेगा। यही एक डिफरेंस आपको कूलम्ब्स लॉ को न्यूटन्स लॉ से अलग बनाता है। न्यूटन्स लॉ में क्या था? मीडियम डिपेंडेंसी की बात नहीं थी। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वाटर में, एयर में,
हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में, ऑयल में, जहाँ भी मेजर करते कैपिटल जी में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये मीडियम पे डिपेंड करने वाला कांस्टेंट है, ये मीडियम टू मीडियम चेंज होगा, मीडियम टू मीडियम डिफर हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर इस बात से केयरफुल भी रहना है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा जाता है। ओके, तो कभी डिफरेंस आपको न्यूटन्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ में लिखने की बात आए तो पहला बात तो ये क्लियर है कि वो मास के बीच का फोर्स बताता है, ये चार्ज के बीच का फोर्स बताता है, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस की बात अगर करें तो जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें वो केवल अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, जानते हैं, लाइक चार्जेज रिपल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। अब इसके बाद की बात है कि जहाँ न्यूटन्स लॉ मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ से रिलेशन आ गया। एक और मज़ेदार चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है, जब कंपैरिजन की बात मैंने बोली थी पहले ही, कूलम्ब्स लॉ कमाल का लॉ है, कुछ ऐसी बातें बताता है जो जनरल लॉ नहीं बताते। और कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों को थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहिए। पहली बात यहाँ पर जब के की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की, है ना, तो अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे। के मेटल का जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ये मेटल के केस की बात है, कंडक्टर के केस की बात है। और अगर वैक्यूम की केस की बात करें, ठीक है, तो ये 1 होता है, या आप एप्सिलॉन आर उसकी जगह पर लिख सकते हैं। अब जो भी आप मटेरियल चूज करेंगे वो वैक्यूम और मेटल के बीच का ही प्रॉपर्टी रखेगा, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, अगर मेटल ले लिया तब तो इक्वल हो जाएगा, वैक्यूम ले लिया तब तो इक्वल हो गया। यानी के का ये आपका रेंज है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। अगर के 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है तो जो फोर्स इन एयर दिख रहा है, ठीक है, और फोर्स इन मीडियम की बात करें उसमें क्या होगा। अगर आप यहाँ पर चूज करते हैं 1, मतलब वैक्यूम के केस में, तो जो ये आपको F मिलेगा वो F एयर के बराबर मिलेगा, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर मिलेगा। और अगर आप मेटल चूज करते हैं तो मेटल चूज करने के केस में K का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात कर रहे थे हम लोग, ये मीडियम को जब आपने एयर या वैक्यूम चूज किया, और ये कब की बात कर रहे थे, जब मेटल आपने चूज किया। ओके, तो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके रेंज की बात करें क्या होगा, 0, और ये इतना, यहाँ पर 0 उसका मिनिमम वैल्यू होगा। इसीलिए आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये जो फोर्स है 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है। 0 किस केस में हो सकता है, कंडक्टर के केस में हो सकता है। इधर अगर आप लिखेंगे तो ये फोर्स आपको कम होगा या इक्वल होगा, किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से। यानी ये जो है आपका मैक्सिमम है, यानी दो चार्जेस के बीच में फोर्स तब मैक्सिमम होंगे जब उसको एयर या वैक्यूम में रखा जाए, और ये जो फोर्स है वो मिनिमम है, यानी दो चार्जेस के बीच के फोर्स मिनिमम तब होंगे जब उसको मेटल में रखा जाए। हाँ, अब इससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि मेटल के पास फ्री चार्जेस क्यों होते हैं। तो मेटल के पास चार्जेस फ्री में होने का रीज़न ये है कि मेटल पे अगर दो चार्ज रखेंगे तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर F मेटल 0 आ रहा है। ओके, एक और कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है जहाँ तक साइन की बात है, जैसे ये दो चार्जेज, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो सकता है।
अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो क्या हो गया, ठीक है। Q1 इंटू Q2 या तो ग्रेटर देन 0 होगा या Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होगा। हाँ, इस बात से बचने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, अल्टरनेट चार्जेज होंगे, अनलाइक चार्जेज होंगे, तो वैसे केस में ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो वन डायमेंशन में अगर वो माइनस साइन आता है तो उसका मतलब एट्रैक्शन होता है, लेकिन इन जनरल 2 डायमेंशंस वगैरह में बात करनी होगी, वेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की जहाँ तक बात करनी है, इसीलिए आप देखेंगे अक्सर इस लॉ के सामने मॉडुलस दिया रहता है। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए, क्योंकि पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सिव, नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्टिव, ये वन डायमेंशन का कंसेप्ट। इन जनरल अदर जगह पॉजिटिव नेगेटिव आपको डायरेक्शन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पर मॉडुलस दे करके भी काम चला सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा कुछ किया हुआ है। नहीं भी देंगे तब भी दिमाग में ये सेट करके रखना है कि अगर कहीं चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव की बात कह दे तो आप मैग्नीट्यूड केवल कैलकुलेट कर लीजिए। रह गई बात नेचर ऑफ फोर्स की, तो नेचर ऑफ फोर्स आप उसके साइन से डिसाइड कर लीजिए, या पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि चार्ज का नेचर कैसा है। ओके, तो होप ये पूरी बात है कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।